बात उस सबसे बड़ी खबर की, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना के 2 और पुलिस के 1 अधिकारी की शहादत के बाद अब लगातार इस इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स और एक्सपर्ट्स हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, जो बताएंगे किस तरह एक बार फिर पाकिस्तान से सीधे इसके तार जुड़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर जिस पर बात होगी 2024 के चुनाव को लेकर विपक्ष के इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है कल। इस बैठक में क्या कुछ तय पाया गया, आपको बताएंगे विस्तार से। साथ ही 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र का एजेंडा सामने आ गया है। इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि इस एजेंडे में क्या है। आगे का एजेंडा में बात विधानसभा चुनाव की भी होगी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्यों मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी विकास की किन किन योजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं और इसके राजनीतिक तौर पर मायने क्या हैं, ये भी आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आगे का एजेंडा में खबरों के सिलसिले की। भारी कीमत इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। मातृभूमि के लिए जो उन्होंने बलिदान दिया है, उनका बलिदान व्यर्थ जाने वाला नहीं है। प्राणों की आहुति से बड़ी कोई और आहुति होती नहीं, और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंक के खिलाफ लोहा लेते हुए हमारे 3 वीर सपूतों ने ये प्राणों की आहुति दी है भारत मां की आन बान शान की रक्षा के लिए। इन शहीद सपूतों को पूरा देश नमन कर रहा है। पाकिस्तान के इशारे पर जिस तरह कश्मीर में आतंकवादियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है, उसके बाद पूरे देश में गम है और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी। बदले की मांग के बीच आपको बड़ी खबर इस वक्त बता दूं, अनंतनाग से इस वक्त जानकारी मिल रही है, सुरक्षा बलों ने लश्कर आतंकवादियों को घेर रखा है। इनमें लश्कर का आतंकी उजैर खान शामिल है। कल आतंकवादियों के हमले में सेना के 2 अफसर और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 अधिकारी शहीद हुए थे, जिसके बाद से सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खात्मे के लिए इस ऑपरेशन को और तेज कर दिया है और इस वक्त 2 आतंकवादियों को घेरा हुआ है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप इसी कुख्यात आतंकवादी उजैर खान की। देखिए, शहादत को सलाम। और वो अधिकारी हमारे जो शहीद हुए हैं, जरा उनके बारे में आपको बताते हैं किस तरीके से। कर्नल मनप्रीत सिंह, आप देख रहे हैं, मेजर आशीष धोनेक और डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट। तो ये वो 3 अधिकारी जो शहीद हुए हैं और इन्हीं की शहादत को देश सलाम कर रहा है और नमन कर रहा है। आपको बताते हैं कर्नल मनप्रीत सिंह, इनके बारे में जरा विस्तार से जान लीजिए आप। कर्नल मनप्रीत सिंह 19 राष्ट्रीय राइफल्स के सीओ थे, कमांडिंग ऑफिसर थे, लीड कर रहे थे ये। और पंजाब में पंचकुला के रहने वाले कर्नल मनप्रीत सिंह 2003 में सेना में भर्ती हुए। 2021 में सेना मेडल से सम्मानित किया गया था कर्नल मनप्रीत सिंह को। इसी तरीके से मेजर आशीष धोनेक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, वो भी 19 राष्ट्रीय राइफल से जुड़े हुए। 2 साल पहले जम्मू कश्मीर में मेजर आशीष की पोस्टिंग हुई थी। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले मेजर आशीष, 2 साल पहले मेरठ में भी पोस्टिंग थी मेजर आशीष की। और वहीं हुमायूं मुजम्मिल भट्ट, जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट, पूर्व आईजी गुलाम हसन भट्ट के बेटे थे, पिता भी पुलिस अधिकारी। 1 साल पहले ही मुजम्मिल भट्ट की शादी हुई और 2 महीने की बेटी को पीछे रोता बिलखता छोड़ गए हैं हुमायूं मुजम्मिल भट्ट। और अब मैं सीधे आपको लेकर चलती हूं, हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं अनंतनाग में, जहां ये इनकाउंटर चल रहा है, पूरे इलाके को घेर कर, जहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और जिस जगह पर वो खास इनकाउंटर स्पॉट, वहां से हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं।
साथ ही आपको बताते हैं श्रीनगर में शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट के घर से संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहाली में कर्नल मनप्रीत के गांव से संवाददाता असीम बसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वहीं दो खास मेहमान भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर साहब और मेजर जनरल रिटायर्ड AK सेवाज साहब, दोनों ही रक्षा विशेषज्ञ हैं। असीम बसी का मैं सबसे पहले रुख करना चाहूंगी जो इस वक्त कर्नल मनप्रीत के गांव में मौजूद हैं। जी असीम। हाँ जी हाँ, कर्नल मनप्रीत जो शहीद हुए हैं देश के लिए, उनके घर में हैं। बहुत गम वाला माहौल है। ट्रेडिशनल आर्मी फैमिली, आप देख सकते हैं क्या माहौल है पूरे घर में। और जिस तरह ये पूरी ट्रेडिशनल आर्मी फैमिली है, पिताजी भी फ़ौज में थे, दादाजी भी फ़ौज में थे, ये उनके मदर जो हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हम बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी, कब आप लास्ट मिले थे मनप्रीत से, क्या बात हुई थी? जनवरी च मिले आ, जनवरी च घर आया वा छुट्टी। संडे ਨੂੰ मेरी गल हुई थी, थोड़ी जी 1-2 मिनट हुई है बस। 3 बजे गल हुई, उते बाद नहीं हुई, गल। आपका पूरा परिवार फौज से है, लेकिन देश के लिए गर्व वाली बात भी है कि देश के लिए जान दी। हाँ, मेरे बेटे ने देश लिए जान दी। मेरा बेटा अपनी जान कुर्बान कर गया देश ते। मेरा बेटा जान कुर्बान कर गया देश ते। मेरा बेटा जान कुर्बान कर गया, जान कुर्बान कर गया मेरा बेटा। मेरे बेटे ने अपनी जान कुर्बान करती देश ते। आने वाले भी थे शायद, मुझे बताया किसी ने, आने वाले थे वापस घर। ਹੁਣ ਆਣਾ ਤਾਂ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਣਾ ਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਤਾਂ 27। तो आप देख सकते हैं अभी किस तरह क्या माहौल है पूरे परिवार में। और अक्टूबर में आने वाले थे, लास्ट माताजी की बात भी हुई थी थोड़े दिन पहले। और ये एक रमाना, मैं वही बताऊं कि एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है जो नेशन के लिए किया है कर्नल मनप्रीत ने। बहादुरी से लड़े हैं टेररिस्ट के साथ। और ये पूरा जो गांव है इसका ट्रेडिशन है, एक काफ़ी लोग यहाँ से फ़ौज में जाते हैं। और ये जो ऊपर आप तस्वीर अब कैमरा में देख सकते हैं, पीछे जो शख्स हैं जिन्होंने एक बच्चे को उठाया हुआ है गोद में, वो कर्नल मनप्रीत हैं। ये उनकी फैमिली फ़ोटो है, वो कर्नल मनप्रीत हैं जिन्होंने एक बच्चे को उठाया हुआ है। और साथ में ये तस्वीर उनके फादर की है, ये भी फ़ौज से रिटायर्ड हुए। इनके दादाजी थे, वो भी फ़ौज से रिटायर्ड हुए। सो एक बहुत बड़ा जो है शौक काइंड ऑफ है इस घर में, क्योंकि एक जवान बेटा खोया, 41 ईयर्स एज थी, लगभग 20 साल सर्विस थी। और शुरू से फ़ौज में जाने का उनका एक सपना था कि मैं शुरू से फ़ौज में जाऊं, फ़ौज में भर्ती हूं, देश की सेवा करूं। एक छोटे से गांव, मोहाली में एक छोटा सा गांव है फड़ौंजिया, जहां पे वो पैदा हुए, जन्मे, इसी घर में पढ़ाई की। और यही था कि हाँ, देश की सेवा करनी है, जाना है फ़ौज में। और ये इस परिवार को, हमने उनके भाई से भी बात की थी और भाई को भी ये नहीं पता था कि ऐसे हो जाएगा कि 2 दिन बाद वो वापस नहीं आएंगे। सो ये बड़ा, ये उनके भाई भी हमारे साथ हैं, संदीप जी। हाँ, सो ये जो माहौल है ये दर्शाता है कि किस तरह हम समझ पा रहे हैं कितना गमज़दा माहौल है और इस वक्त परिवार पर क्या बीत रही होगी। लेकिन जरा परिवार के बारे में जो जानकारी यहाँ पर असीम बसी ने दी है कि साहब, पीढ़ी दर पीढ़ी देश सेवा का फर्ज निभाता ये परिवार आ रहा है। दादा पिता सब सेना से रिटायर्ड और वही फर्ज निभा रहे थे। कर्नल मनप्रीत ड्यूटी पर थे जिस वक्त घात लगाकर बैठे हुए आतंकवादियों ने घेरा और वहीं शहीद हो गए। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे एक और शहीद श्रीनगर डीएसपी हुमायूं भट्ट, उन्हीं के घर से हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त मौजूद है। मनोज्ञा, डीएसपी हुमायूं भट्ट को कल रात में ही दफना दिया गया था। इस वक्त आप घर पर मौजूद हैं। उनकी 1 साल पहले शादी हुई थी और 2 माह की बच्ची है। इस वक्त जाहिर सी बात है घर में जो माहौल है उसे बयां करना आपके लिए भी आसान नहीं होगा। मनोज्ञा, जरा दिखाइए तस्वीरें और जानकारी पहुंचाइए दर्शकों तक। देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ आंखें नम हैं और स्थिति में बहुत ही ज़्यादा गम है तो ये लाजमी होगा कहना, क्योंकि इस समय एक पिता के लिए जिसने अपने बेटे के कंधे पर मेडल देखे हों, उसने अपने ही कंधे पर उस बेटे को खा के सुपुर्द किया हो, इस समय क्या स्थिति होगी, मानसिक स्थिति। परिवार में लोगों का आना जाना लगातार जारी है। इस समय अंदर शामियाना लगाया हुआ है क्योंकि जो लोगों को बैठने के लिए जगह के लिए और उसके बाद यहाँ पर लगातार हर वॉक ऑफ लाइफ से हर व्यक्ति आ रहा है लगातार यहाँ पर मिलने के लिए, अपने
संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए। लेकिन परिवार का कहना है कि उन्हें एक और जहां गर्व है अपने बेटे पर कि वो शहीद हुए हैं अपने देश के लिए, तो वहीं एक निजी क्षति है। और ये एक ऐसी क्षति है जिसको शब्दों में बयां करना परिवार के किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है। आप कल्पना कीजिए एक आईजी स्तर के अधिकारी जिनके बेटे डीएसपी हों और वो अपने बेटे को हमेशा यूनिफॉर्म में देखते हों, और जब उन्होंने देखा है कल तो तिरंगे में लिपटे हुए अपने बेटे के शव को खाके सुपुर्द किया है। उनकी एक 28 दिन का बेटा है और पिछले वर्ष शादी हुई थी हुमायूं भट्ट की। तो परिवार में जिस तरह से इस समय स्थिति हो रखी है, वो न तो अंदर कोई बात करने को तैयार है, कैमरा पर आने को तैयार नहीं है, और उनका कहना है कि ये क्षति निजी है। हमें ये पता है कि हमारा बेटा चला गया है, हमारा एक परिजन, हमारा एक परिवार का सदस्य चला गया है, लेकिन देश के लिए उन्होंने जो किया है उसके लिए गर्व में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। हालांकि ये ज़रूर कहा है कि आतंकवादियों को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, जो गम है इस वक्त इन शहीदों के परिवार वालों का, वो गम पूरे देश का साझा गम है और इस वक्त पूरा देश इनके इस गम में शामिल है। और इसी वजह से देश में गम भी और गुस्सा भी, और मांग यही कि एक एक खून की बूंद का हिसाब लिया जाएगा। मैं इससे पहले मेहमानों का रुख करूं, और हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं। मैं आपको जरा ग्राउंड पर लेकर चलूंगी, इनकाउंटर स्पॉट पर, जहां से आसिफ कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। और आसिफ जरा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि इतनी तैयारी के साथ सूचना मिलने के बाद जब ये अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं तो वहां पर किस तरीके से घात लगाकर पहले से ही बैठे ये आतंकवादी जो घेर लेते हैं और अचानक से हमला बोल देते हैं, जिसमें इतना बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ता है। दिखाइए जरा तस्वीरें आसिफ। रोमाना, देखिए, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इस मुठभेड़ के बारे में जो जानकारी साझा हो रही है उससे कई सवाल उठने लगे हैं। अब से थोड़ी देर पहले मेरे एक पुलिस वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई थी। उनका ये कहना था कि जो डीएसपी थे हुमायूं, उनकी मृत्यु ज़्यादा खून बहने से हो गई थी और वो लगातार फ़ोन के ज़रिए अपने परिवार के साथ और अधिकारियों के साथ भी जुड़े थे। उन्होंने कहा था कि उनकी पीठ में 2 गोलियां लगी है, वो मुंह नहीं कर सकते हैं, और उनको नीचे लाने में 6 घंटे का समय लगा जब तक खून ज़्यादा बह गया था और उसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। और अब 33 घंटे के बाद, इस मुठभेड़ के 33 घंटे के बाद मेरे पीछे जो पहाड़ी है यहाँ से एक और शव बरामद किया गया अब से थोड़ी देर पहले, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के जो ट्रेंड कमांडोज हैं वो रस्सी के जरिए तकरीबन 800 फीट की ऊंचाई से नीचे आए और यहां से वो शव बरामद किया। यानी कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठने लगे हैं कि जब ये मुठभेड़ के बारे में पुख्ता जानकारी थी कि 2 या 2 से ज्यादा मिलिटेंट्स इस इलाके में मौजूद है और मुठभेड़ इस पहाड़ी के पीछे वाले इलाके जो घना जंगल है वहां पे हुई थी, और कहीं ना कहीं तैयारियों में कमी रही है, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि जब टीम ऊपर गई थी, क्या इवैक्यूएशन प्लान नहीं था कि इस तरीके की कोई घटना अगर हो गई, जवान जख्मी हो गए, तो उनको नीचे कैसे लाया जाए, कब लाया जाए? क्या मेडिक्स साथ नहीं थे? क्या जो मेडिक्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, या जो फील्ड ड्रेसिंग होती थी, इसका कोई इंतजाम नहीं था? किन कारणों से? अब इसकी गहन जांच होगी आगे। लेकिन फिलहाल जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लगता है बेहतर तरीके से उनका जवाब जो स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं वो दे पाएंगे। मुझे लगता है जनरल राजन कोचर को आना चाहिए। सर, ये जिस तरीके के वहां पर सवाल लोगों के मन में है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सवाल हमेशा उठते रहेंगे, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है टेररिस्ट के लिए, उनकी लोकेशन के लिए, उसमें एक टाइम पेनल्टी दी जाती है। मींस आपको बिल्कुल इमीडिएट एक्शन, आपकी जो क्यूआरटी है, आपकी जो क्विक रिएक्शन टीम्स हैं, वो बिल्कुल तैयार रहती हैं और इमीडिएटली मूवमेंट आपको करना पड़ता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ हमेशा कोई मेडिकल का एलिमेंट अपना साथ जाए, वो आपको फॉलो अप करता है। सबसे पहले तो वो टीम वहाँ पे जाएगी जिसने एक्शन लेना है, और जो आपकी जो लॉजिस्टिक्स है या जो आपकी मेडिकल टीम्स है वो उसको फॉलो करेगी। दूसरा, ये जो टेरेन अगर आप इसको देखते हैं, इस टेरेन में इतने डेंस जंगल है, इतनी हाई ऑल्टीट्यूड का इलाका है, तो इसमें मूवमेंट बहुत ही मुश्किल होती है। और तीसरा है कि ये जो टीम वहाँ पे गई है, इसकी जानकारी ऑलरेडी ये टेररिस्ट को पहुँच चुकी थी, क्योंकि
वहाँ पे पहुँचते ही बहुत हैवी फायर हुआ है और जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली है बहुत इंटेंस फायर हुआ है। इसका मतलब कि वो टेररिस्ट जानते थे कि ये फौज की टीम वहाँ पे आने वाली है। तो ये एक जो हमारा जो इन्फॉर्मर्स होते हैं कई बार वो दोनों तरफ इंफॉर्मेशन को देते हैं जी। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान हमको रखना चाहिए जी। एक हमारे लिए लेसन है कि जो भी हमारे पास इंटेलिजेंस है वो एक क्रेडिबल सोर्स से आनी चाहिए, एक ट्रस्टेड सोर्स से आनी चाहिए जी। और हमको अपनी प्रिकॉशन के साथ मूव करना चाहिए। हमको इमीडिएटली उस साइट को वहाँ पे पहुँचने से पहले उसकी थोड़ी रिकॉनेसेंस हमको करनी चाहिए, सैनिटाइजेशन उस एरिया की और होनी सर चाहिए जबकि और जबकि कॉर्डन ऐसा लगने होता चाहिए। भी होगा, जबकि ये नियम का हिस्सा भी होगा, लेकिन सवाल यहाँ पर ये बड़ा हो जाता है कि एक तरफ जब घाटी के अंदर एक बार फिर से अमन चैन लौट रहा है, एक तरफ जब पूरी दुनिया ये देख रही है कि साहब G20 जैसा बड़ा इवेंट, उसको लेकर भी मीटिंग्स कर पाने में हम कश्मीर में सक्षम हैं, बावजूद इसके ये इस तरीके की जो घटनाएं सामने आती हैं, इन्हें किस रूप में देखा जाए? क्या ये डेस्परेशन एक तरीके से जो आतंकियों की तरफ से दिख रहा है? जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारत के 3 अफसर शहीद हुए हैं और इसके बाद देश भर में जो गुस्सा है उसी को बयां करती तस्वीरें जो जम्मू में सामने आई है, प्रदर्शन के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान का पुतला बनाया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देश समझ रहा है कि ये जो हरकत है उसके पीछे सीधे पाकिस्तान का हाथ है। जनरल सहवाग, सीधे पाकिस्तान का हाथ? हाँ बिल्कुल माना, इसमें कोई शक नहीं। देखो जब G20 की समिट हुई है, बहुत सक्सेसफुल हुई है और भारत बहुत अच्छा कर रहा है। चंद्रयान 3 पे भारत साउथ पोल पे लैंड किया है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को की जो डीप स्टेट है, पाकिस्तान की आर्मी और ISI वो चाहती है कि कहीं दोबारा टेररिज्म को एक्टिवेट किया जाए कश्मीर घाटी में, जहाँ पर अमन और शांति है। इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पर जो रेजुलर टेररिस्ट हैं वो 100 से कम हैं और ये अगले 2-1 साल के अंदर आतंकवाद का मुझे लगता पूरा सफाया होने के बहुत चांसेज हैं। और ये सच्चाई है कि अब चीन और पाकिस्तान चाहते हैं कि किसी तरीके से दोबारा कुछ न कुछ टेररिज्म की हरकतें की जाएँ कश्मीर घाटी में, क्योंकि आर्टिकल 370 और 35 के एब्रोगेट करने के बाद वहाँ अमन शांति है, डेवलपमेंट है और टूरिज्म रिकॉर्ड टाइम का हुआ है। तो अब उनके पास अम्यूनिशन और हथियारों की कमी थी। वो एक हाइब्रिड वारफेयर की तरफ जा रहे थे कि जब एक छोटा हथियार लेके किसी पे फायर करके समाज में मिल जाते हैं। मगर अब ये देखना पड़ेगा जो ये कार्रवाई हुई है ये हमें समझना चाहिए ये साउथ कश्मीर में हुई है और ये कहीं ना कहीं ये जो साउथ कश्मीर वाला इलाका है, इस इलाके में आपने सर्व किया, आपने खुद यहाँ पर कई ऑपरेशंस को लीड किया है। जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं जनरल सहवाग कि एक तरीके से वो बुझने से पहले जिस तरीके से लौ फड़फड़ाती है, ये उस तरीके की फड़फड़ाहट आतंकवाद की तरफ से देखी जा रही है। लेकिन सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि नुकसान तो इसने हिंदुस्तान को बड़ा पहुंचा दिया है ना। तो भारत मां की रक्षा करते हुए 3 वीर सपूत जो शहीद हो गए हैं और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दूं, शहीद DSP हुमायूं भट्ट से जुड़ी हुई जानकारी सामने आ रही है। शहादत से पहले DSP वीडियो कॉलिंग कर रहे थे अपने परिवार और अधिकारियों से, वो वीडियो कॉल के जरिए बात कर रहे थे। खुद DSP की तरफ से जानकारी दी गई थी कि उन्हें 2 गोलियां लगी और गोली लगने के बाद ज्यादा खून बहने से उनकी मौत हुई। ऐसी वजह जो सामने आ रही है, हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। जी आसिफ, बताइए जरा विस्तार से। रोमाना, देखिए परिवार की तरफ से जो जानकारी हमारे साथ साझा की गई उसमें कहा गया है कि खुद हुमायूं भट्ट ने परिवार को फोन करके ये जानकारी दी थी कि ऑपरेशन के दौरान उसको गोली लगी है और वो जंगल में फंसा हुआ है। उसके साथ साथ परिवार ने ये भी बोला कि अंतिम समय से पहले उसने अपने पत्नी को भी फोन किया था, एक वीडियो कॉल किया था, वीडियो कॉल के जरिए उनसे अंतिम बार बात भी की थी।
वही पुलिस में सूत्रों से जो हमें पता चला कि हुमायूं उससे पहले लगातार अपने वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में भी था और फोन कॉल के जरिए ही उसने जानकारी दी थी कि किस जगह पे उन पर गात लगाकर हमला हुआ है, उसको 2 गोलियां लगी हैं और उसको इवैक्यूएट करने की जरूरत है, क्योंकि वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था और 2 गोलियां जो उसके पीठ में लगी थी उसमें से एक शायद उसकी रीढ़ की हड्डी के पास लगी थी, जिसके कारण वो चलने फिरने में सक्षम नहीं थे। इसीलिए अपने इवैक्यूएशन के लिए उन्होंने अपने अधिकारियों से बात की थी। लेकिन जो दुखद बात यह है कि जब तक नीचे से रेस्क्यू टीम्स ऊपर तक पहुंचती और वहां से डीएसपी को हुमायूं को नीचे लेके आती, तब तक 6 घंटे का समय बीत चुका था और जब तक बहुत ज्यादा खून बहने से डीएसपी हुमायूं भट्ट की मृत्यु हो गई थी। यही सवाल मैंने इससे पहले भी किया था कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे मुठभेड़ के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है और समय बीतता जा रहा है, कई सवाल सामने आ रहे हैं जिनका जवाब सुरक्षा बलों को देना पड़ेगा, क्योंकि मैं लौटूंगी आपके पास आसिफ, मैं लौटूंगी आपके पास। मुझे लगता है जनरल सिवाच को यहाँ पर आना चाहिए। जनरल सिवाच, ये जिस तरीके की टेरेन होती है और जब इस तरीके से इनकाउंटर चल रहा होता है तो जाहिर सी बात है यही वो सबसे बड़ी चुनौतियां होती है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि जब ऑपरेशन चल रहा है, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस टाइम गोलाबारी चल रही होती है और सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है कश्मीर घाटी के अंदर या बाकी इलाका जहाँ पर ऑपरेशन होते हैं कि अगर किसी को गोली लगी तो इसको इवैक्यूएट कैसे करना है, सो दैट वो जो गोल्डन आर्म है, क्योंकि लॉस ऑफ ब्लड से ही डेथ होती है। मगर ये याद रखो कि हमारे पास नर्सिंग असिस्टेंट होता है, वो एक प्रकार से जो फर्स्ट एड उसको दी जाती है, मगर जैसे ही गोलाबारी बंद हुई तभी इसको पीछे लिया जा सकता है। ऐसे में हेलीकॉप्टर का आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो वहाँ पर गोली चल रही है, दूसरी बात कोई क्लियरेंस तो हो, क्योंकि ये जंगल इलाका है, फॉइलेज ज़्यादा था, पहाड़ी इलाका था, तो हेलीकॉप्टर नहीं आता। इसको मैनुअली आपको इवैक्यूएट करना पड़ता है। जहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है रोड हेड तक या जहाँ तक हेलीकॉप्टर आ जाए उसमें टाइम लगता है। और ये मैं बताने की कोशिश करूँगा रोमाना अपने व्यूअर्स को, ये बहुत ही ढंग से सोच विचार किया जाता है। एम होता है किसी तरीके से जान बचाया जाए, मगर आपको पता है जब लड़ाई चल रही है, जब गोलाबारी चल रही है, आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हो रही है, तो इमीडिएटली इवैक्यूएशन में टाइम लगता है। और ये नर्सिंग असिस्टेंट जैसे आपके शायद एक वो बता रहे थे जो वहाँ पर हैं वो कि शायद नर्सिंग असिस्टेंट नहीं, बिल्कुल था नर्सिंग असिस्टेंट वगैरह है, फर्स्ट एड, मगर उससे काम नहीं चलता, क्योंकि जब गोली लगती है तो लॉस ऑफ ब्लड बहुत हैवी होता है। अगर उसको बेस हॉस्पिटल तक इवैक्यूएट कर दें 1 घंटे में तो आज तक किसी की जान नहीं गई। मगर सबसे बड़ा ही एक आपका कहो कि सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि कैसे उसको इवैक्यूएट किया जाए जब गोलाबारी चल रही हो, और हेलीकॉप्टर क्या लैंड कर सकता है, क्या वहाँ पर क्लियरेंस है, नहीं तो फिर उसको मैनुअली नीचे लाना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। और मुझे लगता है ये जो कैजुअलिटी हुई है असली रीज़न यही हुआ है कि उनको बचाने के लिए प्रॉब्लम यही हुई कि वहाँ हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया, उनको नीचे इवैक्यूएट किया, टाइम लगा और लॉस ऑफ ब्लड से हो गया। अनफॉर्चुनेट, मगर इसके लिए कोशिश पूरी की होगी, क्योंकि ये एक हमारा एसओपी है कि जब भी मुठभेड़ होगी, अगर हमारी कोई कैजुअलिटी होती है तो किस प्रकार से हम इवैक्यूएट करेंगे। एम ये है कि हर एक जान बचाना, कि अगर ऐसा हो जाता है तो किस तरीके से जल्दी उसकी इवैक्यूएट करके बेस हॉस्पिटल तक पहुंचाए कि जान सर, इसी वजह से वो आसिफ ने जो खबर दी उसके बाद मैं आपके पास आई थी ताकि एक क्लैरिटी दर्शकों को यहाँ पर मिल सके। और अब सीधे आपको पानीपत लेकर चलेंगे। मेजर आशीष, उन्हीं के घर से इस वक्त हमारे सहयोगी अजातिका इस वक्त मौजूद हैं। अजातिका, अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि आप इस वक्त जहां पर मौजूद होंगी वहां गम होगा और दुख होगा, और इसे किस तरीके से जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो बयां कर रहे हैं। जी बिल्कुल रुमाना, इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये मेजर आशीष जी का घर है, और मेजर आशीष जी की जो शहादत है वो अभी अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हुई। जाहिर तौर पर जो घर का माहौल है वो गमगीन है। जहां आप देखेंगे परिवार का हाल बुरा है, रो रो कर जो परिवारजन हैं उनका हाल बुरा है। ये घर है जहाँ पर आशीष जी, उनका परिवार रहा करता था, किराए का घर है, लेकिन अपना घर उन्होंने लिया था जिसका जो 23 अक्टूबर को वो घर में गृह प्रवेश कराने वाले थे। 23 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भी था।
आने वाले थे परिवार से मिलने, अपनी 2.5 साल की बच्ची से मिलने वाले थे, पत्नी से, पिता से मिलने वाले थे, लेकिन अफसोस कि ये सब हो गया। और परिवार के जो लोग हैं अभी इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वाकई में ये गम उनके परिवार पर टूट पड़ा है। हमारे साथ इस वक्त मेजर आशीष जी के जीजा जी भी हैं, हम उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। सर कई सारे प्लान्स थे आशीष जी के, मेजर आशीष जी के। हमने जानने की कोशिश करी, यहाँ पर बताया गया कि उन्होंने नया घर भी लिया था, अपने जन्मदिन की भी तैयारी थी। बहुत अफसोस हुआ है, पूरा देश आप लोगों के साथ है। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? सरकार से तो यही मांग है, आखिर कब तक हमारे घरों के चिराग ऐसे बुझते रहेंगे? हर तीसरे दिन किसी न किसी सैनिक का शव आ जाता है तिरंगे में लिपट के। सरकार का बयान होता है, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, ठोस कार्रवाई करेंगे, परिवार के साथ हैं। सालों साल से सुनते आ रहे हैं, पूरा देश साथ है, पूरा देश। तो ठोस कार्रवाई कब करेंगे? ठोस कार्रवाई करो ताकि जो हमारे घर का चिराग बुझा वो किसी और के घर का ना बुझे। तिल तिल करके मार रही है सरकार, अपने सैनिकों का भी मनोबल तोड़ रही है इस तरह से, और देश वालों का भी, हमारे परिवार वालों का भी। अगर ठोस कार्रवाई करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सरकार से है कि जो हमारे साथ हुआ है, जहाँ से टेररिस्ट आ रहे हैं उनको रोको, उनके ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई करो। जो कंट्री उनको पता भी पाकिस्तान में प्रो जगह बताते हैं, यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, तो कब करेंगे वो? उसको कब बंद करवाएंगे उसको? अगर वो कूटनीति से, राजनीति से बंद नहीं हो रही तो उनको हमला करके बंद करवाओ। मेजर आशीष जी के बारे में बताइए, वो जब घर आते थे क्या बताते थे? वो किस तरीके से, जब मुठभेड़ में अगर वो हिस्सेदारी होती थी, किस तरीके से वो लड़ते थे? ज़्यादा बातें वो वहाँ की शेयर नहीं करते थे, हंसमुख रहते थे, यहाँ के यहीं की बातें करते थे। यहाँ आता तो अपनी बहनों को तीनों को बुला लेता था अपने पास, भाई बाहर डिनर पे चलेंगे, घूमने चलेंगे। खुद घर का खाना खा के जाता था उनका बना हुआ, उनको बाहर डिनर करवाने के लेके जाता। बाकी लोगों को बाहर का खाना खिलाते थे, लेकिन खुद क्योंकि घर का खाने के लिए तरसते थे। मैं घर का खाना खाऊंगा उनके साथ, फिर चलो डिनर करवाते हैं। करीब 1 महीना पहले मेरे पास फ़ोन आया था तो बहुत खुश था। मेरी पर्सनल जो बात हुई थी, उनको सेना मेडल मिला था गैलेंट्री वाला। लास्ट टाइम कब घर आए थे? मई में आए थे, उनके साले की शादी थी तो मई में आए थे, करीब 6 महीने पहले। और अब जन्मदिन पर आने वाले थे? परसों ही उसकी अपनी बहन से बात हुई थी दोपहर को, तो उनके फादर काफ़ी बीमार थे, 5-6 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे। तो उसने बोला कि भाई यहाँ संभालने वाला कोई नहीं है, तू छुट्टी लेके आ जा। तो बोला नहीं, मैं अभी आ नहीं सकता, यहाँ ऑपरेशन चल रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट मंथ बर्थडे पे आऊँगा। और मकान भी शिफ्ट, मकान तो तैयार ही था, बस उसने अपनी पसंद का फर्नीचर खरीदना था कि मकान भी तभी शिफ्ट कर लेंगे और बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाएगा। फिर उसने जल्दबाजी में ये कह के फ़ोन काटा कि मैं 2-4 घंटे में फ़ोन करता हूँ, कहीं ऑपरेशन पे जा रहे हैं। फिर तो ये न्यूज़ ही आई फिर, तो उसके बाद उसके साथी का यूनिट से फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे इंजर्ड हो गया है। फिर रात को हमें न्यूज़ से पता लगा सही। उनकी बहुत छोटी 2.5 साल की बेटी है जी। अब जैसे सब रो रहे हैं, आशीष आशीष कर रहे हैं, उसको पता नहीं ना कुछ भी, लेकिन उसको ये तो पता आशीष तुम्हारे पापा का नाम है, वो पापा 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 करके बड़ा दुख है। सरकार के डिसीजन पे ज़्यादा दुख है। कितने सैनिक शहीद करवा लिए, कितने घरों के चिराग बुझ गए। एक बार ठोस डिसीजन ले, एक ही बार मर जाएंगे, तिल तिल करके क्यों मार रही है? हमारे घर में हुआ है, कल को किसी और के घर में होगा, परसों। कम से कम अगर एक ठोस हो जाए, एक बार पता लग जाए ये लास्ट है, इसके बाद जो कुछ होगा उसके बाद कुछ नहीं। वही मांग करते हैं कि एक बार ही ठोस कार्रवाई कर ले, थोड़ा थोड़ा करके ना मारे। शहीद के परिवार के लोगों से बात कर रही हैं हमारी सहयोगी अजातिका। आप देख रहे थे जो पानीपत में इस वक्त मौजूद है, और वहां पर शहीद के परिवार के लोग यही मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस शहादत को लेकर हिसाब होना चाहिए। पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अनंतनाग पहुंच गए हैं आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े अफसर। डीजीपी दिलबाग सिंह भी अनंतनाग पहुंच गए हैं। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार अनंतनाग में हैं। आर्मी 15 कोर कमांडर के चीफ भी अनंतनाग पहुंच गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ये कश्मीर में आर्मी के सबसे बड़े अफसर हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी एबीपी न्यूज के हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं आशीष से क्या डिटेल्स मिल रही हैं। आशीष,
देखिए, लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट वाला एग्जांपल एक बार फिर सेट हो रहा है और जैसे ही दो हमारे इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स वीरगति को प्राप्त हुए और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट वीरगति को प्राप्त हुए, इस खबर के बाद में तुरंत ही दोनों आर्मी की तरफ से आप 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को देखेंगे और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह, ये दोनों के दोनों स्पॉट पर पहुंच गए हैं। ऑब्वियसली वो आगे जहां पर ऑपरेशन हो रहा है वहां पे किसी तरह का इंटरफेरेंस, क्योंकि वो जो यूनिट्स हैं वहां पर पूरी तरह से घेरा बनाए हुए हैं, लेकिन क्या कुछ हुआ, क्या कुछ अगर गलती हुई है और आगे किस तरह से इस ऑपरेशन को बढ़ाया जाए, इस सबको एक रिव्यू करना और साथ ही साथ ऑन ग्राउंड सिचुएशन किस तरह से और कुछ सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हो या फिर बाकी, इन सभी चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए और समझने के लिए दोनों ही जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी की तरफ से टॉप मोस्ट ऑफिसर्स वहाँ पर पहुँच गए हैं। बिल्कुल, तो खुद अपनी निगरानी में जो बड़े अफसर हैं वो इस एनकाउंटर को अंजाम दिलवा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है पूरे इलाके में इस वक्त।